नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया और खेल और व्यापार जगत की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। मैं हूं असीम मिश्रा और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। गुजरात चुनाव के पहले चरण के लिए जारी प्रचार आज शाम 5 बजे थम गया। 182 सीटों वाली राज्य विधानसभा के 19 जिलों की 89 सीटों पर 1 दिसंबर को मतदान होगा। गुजरात चुनाव के पहले चरण में 2,39,76,670 मतदाता 788 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात में होने वाले इस चरण के चुनाव में 70 महिला उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। मध्य और उत्तर गुजरात के 14 जिलों की 93 सीटों पर 5 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री पर दिए गए बयान को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि उनका यह बयान कहीं न कहीं कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने दाहोद के गरबाड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासियों के सम्मान के लिए केंद्र की भाजपा सरकार 10 राज्यों में 10 आदिवासी संग्रहालय बनाने का काम कर रही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के दाहोद में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने करीब 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ केयर कवर दे रही है। हमें गरीबों के स्वास्थ्य की चिंता है। यूपी के सीएम और भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ ने आज गुजरात के आणंद में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश से आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद खत्म हो गया है। इसकी शुरुआत 20 साल पहले पीएम मोदी ने गुजरात से की थी। गुजरात के गोधरा में योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया और पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांगे। वहीं वडोदरा में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने रोड शो आयोजित किया। भगवंत मान ने कहा कि गुजरात में 8 दिसंबर को नया सूरज निकलने वाला है। दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से जारी है। आगामी 4 दिसंबर को 250 सीटों पर मतदान होगा। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। भाजपा का मेगा शो वो कर रही है, जिसके तहत 32 नेता 108 स्थानों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। इसमें काफी संख्या में सिविल डिफेंस वॉलंटियर और एनसीसी कैडेटों ने हिस्सा लिया। लोगों को आगामी 4 दिसंबर को 100% मतदान करने के लिए यह मतदाता जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने आज दिल्ली के प्रीति विहार वार्ड संख्या 204 में डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के साथ और बेशर्मी के साथ सरकार चलाने के उदाहरण केजरीवाल की सरकार पेश कर रही है। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। आपके पूर्व विधायक कमांडो सुरेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के जूरी बोर्ड के प्रमुख नादिव लापिड की द कश्मीर फाइल्स पर की गई विवादास्पद टिप्पणी की अब चारों ओर से आलोचना हो रही है। भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के जूरी बोर्ड ने इजरायली फिल्म निर्माता की द कश्मीर फाइल्स पर की गई टिप्पणियों को उनके निजी राय बताते हुए उनसे दूरी बना ली है। 53वें इफी के जूरी हेड की टिप्पणी पर इजरायल के महावाणिज्य दूत कोब्बे शोशानी ने कहा कि जूरी हेड को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। भारत में इजरायल के राजदूत ने लापिड के बयान पर कहा कि किसी व्यक्ति विशेष की टिप्पणी से भारत और इजरायल के संबंध प्रभावित नहीं होंगे और हमारी कोशिश द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती देने की होगी। फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर ईफी जूरी हेड के बयान पर वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स का सच कुछ लोगों के गले में एक कांटे की तरह अटक गया है। इस सच को झूठा साबित करने के लिए वे लोग बुरी तरह से छटपटा रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि शुरू से ही इस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म साबित करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने सभी बुद्धिजीवियों को इस फिल्म के एक भी सीन को गलत साबित करने की चुनौती दी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स में सच दिखाया गया है। रिसर्च के बाद इसे दिखाया गया है और सेंसर बोर्ड ने इसे मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि किसी को भी फिल्म के बारे में ऐसी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने नादिव लापिड के बयान की निंदा करते हुए कहा कि इजरायल के राजदूत ने भी कहा कि उन्होंने उस मंच का गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम इसका संज्ञान लेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में भारत और इंडोनेशिया में पारस्परिक शांति और सामाजिक सद्भाव की संस्कृति को बढ़ावा देने में उलेमाओं की भूमिका पर हुए सम्मेलन में शामिल हुए। इंडोनेशिया की तरफ से वहां के श्रेष्ठ मंत्री डॉक्टर मोहम्मद महफूद एमडी इस सम्मेलन में शामिल हुए।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अजीत डोभाल ने कहा कि लोकतंत्र में नफरती भाषण, पूर्वाग्रह और हिंसा का कोई स्थान नहीं है। साथ ही उन्होंने उलेमाओं से आग्रह किया कि तकनीक का उपयोग समझकर असामाजिक तत्वों के द्वारा फैलाए गए नफरत को रोकना चाहिए। इस्लाम को शांति का पर्याय बताते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि हमें अपने धर्म के सच्चे संदेश को समझना चाहिए। इंडोनेशिया के शीर्ष मंत्री डॉक्टर मोहम्मद महफूज एमडी ने कहा कि उलेमाओं की भूमिका इंडोनेशिया से लेकर पूरी दुनिया में शांति और सौहार्द स्थापित करने वाली रही है। कार्यक्रम में शामिल हुए उलेमाओं और धर्मगुरुओं ने कहा कि इस्लाम की सही व्याख्या दुनिया में हिंसा और आतंकवाद की सोच को खत्म करने में अहम भूमिका निभा सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को संबोधित किया। गीता के संदेश को चरितार्थ करते हुए हर साल हरियाणा में गीता महोत्सव का आयोजन किया जाता है। पवित्र पुस्तक गीता के विषय में बताते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब है। उन्होंने इस आयोजन के लिए हरियाणा सरकार को बधाई दी। राष्ट्रपति ने सिरसा में मेडिकल कॉलेज के खोले जाने पर हरियाणा वासियों को बधाई दी और साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के हर राज्य में विकास हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आगरा के वायुसेना स्टेशन में वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 के शुभारंभ के मौके पर वायुसेना के जांबाजों के हवाई करतबों को देखा। आसियान देशों की विभिन्न एजेंसियां आगरा में संयुक्त अभ्यास कर रही है। ये आयोजन 30 नवंबर तक चलेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र को लेकर भारत अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझता है और क्षेत्र में सागर यानी सभी के लिए सुरक्षा और विकास के विजन पर काम करता है। उन्होंने कहा कि भारत अपने क्षेत्रीय साझेदारों की मानवीय सहायता और आपदा के समय राहत पहुंचाने का काम कर रहा है। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ। विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया की मेजबानी में भू प्रौद्योगिकी पर होने वाला ये भारत का वार्षिक प्रमुख सम्मेलन है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि प्रौद्योगिकी आज भू राजनीति के केंद्र में है। टेलीकॉम की डोमेन में भारत को विश्वसनीय अवधारणा से देखा जाता है। विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत का विकास भारतीय प्रौद्योगिकी के विकास से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसमें पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन सिंगला ने कहा कि तकनीक के माध्यम से भारत ने दुनिया की कोविड महामारी में बहुत मदद की है। उन्होंने कहा कि आज तकनीक एक ऐसा माध्यम है जिसमें दुनिया आपस में एक परिवार के रूप में जुड़ गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में आयोजित आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे CSR कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज हमारा देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है उसमें सेना का मुख्य योगदान है। साथ ही कहा कि वीरों के त्याग और बलिदान की वजह से हमारा देश पूरी तरह से सुरक्षित है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमेशा सेना खड़ी रही है। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा करते करते शारीरिक रूप से अक्षम होने वाले जवानों के लिए हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा और एसोसिएटेड मीटिंग्स 2022 समारोह में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। ABU महासभा और एसोसिएटेड मीटिंग्स का इस वर्ष का विषय है लोगों की सेवा, संकट के समय मीडिया की भूमिका। ABU एशिया और प्रशांत क्षेत्र के प्रसारण संगठनों का एक गैर लाभकारी पेशेवर संघ है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारतीय सार्वजनिक प्रसारण सेवा, दूरदर्शन और आकाशवाणी हमेशा प्रामाणिकता के आधार पर रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में मीडिया ने लोगों को बाहरी दुनिया से जोड़ा। ABU महासभा और एसोसिएटेड मीटिंग समारोह में प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि कोरोना संकट के समय प्रसार भारती ने अहम भूमिका निभाई है। 59वीं एशियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा और एसोसिएटेड बैठक के ABU पुरस्कार के तहत विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार वितरित किए गए, जिनमें टीवी डॉक्यूमेंट्री, रेडियो डॉक्यूमेंट्री, टीवी न्यूज, रेडियो न्यूज रिपोर्टिंग, टीवी इंटरटेनमेंट, डिजिटल कंटेंट सहित विभिन्न श्रेणियों में शामिल हैं। ऑल इंडिया रेडियो को स्पेशल जूरी अवार्ड दिया गया। उत्तराखंड के औली में चीन सीमा के पास भारत और अमेरिका की सेना का संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। दोनों देश 15 दिनों तक साझा सैन्य अभ्यास करेंगे। युद्धाभ्यास के दौरान सेना ऊंचाई वाले इलाके में हेलीबॉर्न ऑपरेशन को अंजाम देगी। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और आंध्र प्रदेश कैडर के 1983 बैच की सेवानिवृत्त IAS अधिकारी डॉक्टर प्रीति सुदन ने UPSC के सदस्य के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी ने उनको शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की RA कॉलोनी में मेट्रो कार शेड परियोजना के लिए 84 पेड़ों के काटे जाने के मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को वृक्ष प्राधिकरण के सामने अर्जी देने की मंजूरी दी। RA मेट्रो कार शेड के मुख्य मामले में सुप्रीम कोर्ट फरवरी में सुनवाई करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों के जवाब दाखिल करने के लिए 4 और सप्ताह का बढ़ा दिया है। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि समय सीमा में जवाब न दाखिल करने की सूरत में 25,000 का जुर्माना भरना होगा। इस मामले में अभी तक यूपी और कर्नाटक सरकार ने ही जवाब दाखिल किया है। पाक सीमा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे ड्रोन को बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने अमृतसर के चाहलपुर के पास पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले संदिग्ध ड्रोन को गिरा दिया। ड्रोन को गोली चलाने से वो जमीन पर गिर गया। इस ड्रोन के साथ हेरोइन बंधी हुई थी। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की। एजेंसी ने दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब समेत दूसरे राज्यों में 20 जगहों पर छापेमारी की। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई, नीरज भवाना, टिल्लू ताजपुरिया समेत आधा दर्जन गैंगस्टर से पूछताछ के बाद ये कार्रवाई की। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई, नीरज भवाना और दूसरे गैंगस्टर से जुड़े कई दूसरे गैंगस्टर्स के नाम सामने आए थे, जिसके घरों और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर रेड की गई। सूत्रों के मुताबिक सभी गैंगस्टर्स के तार विदेश से भी जुड़े हुए हैं। श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली की एक अदालत ने आरोपी आफ्ताब पूनावाला का नार्को टेस्ट कराने की अनुमति दे दी है। आरोपी पूनावाला के वकील अविनाश कुमार ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को रोहिणी स्थित प्रयोगशाला ले जाने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया था, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। पीयूष गोयल ने कहा कि हमारी चर्चा कर्नाटक में विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों और निवेश को और आकर्षित करने के तरीकों पर केंद्रित थी। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी की बहन शर्मिला रेड्डी की गाड़ी को हैदराबाद पुलिस ने क्रेन से खिंचवा दिया। ये सब तब हुआ जब शर्मिला अपनी कार में बैठी थी। आपको बता दें कि शर्मिला रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के कारण कार के अंदर बैठी थी। उत्तर भारत में ठंड बढ़ रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में दिसंबर के पहले सप्ताह तक ऐसा ही मौसम रह सकता है। इस बीच दिल्ली में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रही। राजस्थान के ज्यादातर जिलों में अब शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के चलते राजस्थान में भी पारा गिरने लगा है। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में पिछले 4 दिनों से तापमान में गिरावट के साथ ठंड और कोहरा परेशानी का कारण बना हुआ है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 170 अंकों की बढ़त के साथ अब तक का उच्चतम स्तर 62,682 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 55 अंकों की बढ़त के साथ उच्चतम स्तर 18,618 अंक पर बंद हुआ। विदेशी पूंजी की आवक और घरेलू शेयर बाजार में मजबूती के बीच मंगलवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे बढ़कर 81 रुपये 60 पैसे पर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर WTI कच्चा तेल 1.80% की तेजी के साथ $79.05 प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि ब्रेंट क्रूड का दाम 2.37% की तेजी के साथ $85.57 प्रति बैरल पर पहुंच गया। आरबीआई ने 1 दिसंबर से रिटेल डिजिटल रुपए लॉन्च करने की घोषणा की है। 1 दिसंबर से इसका रोल आउट देश के चुनिंदा लोकेशन पर किया जाएगा। रिजर्व बैंक की इस डिजिटल करेंसी को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी नाम दिया गया है। यह करेंसी नोटों की तरह ही पूरी तरह से वैध और मान्य है। टाटा समूह ने मार्च 2024 तक अपनी एयरलाइंस विस्तारा और एयर इंडिया के एकीकरण की घोषणा की है। इस विलय सौदे के तहत सिंगापुर एयरलाइंस एयर इंडिया में 2058.5 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। अमेजॉन वेब सर्विसेज ने हैदराबाद में अपने दूसरे डेटा सेंटर की स्थापना के लिए भारी निवेश की घोषणा की। कुछ दिन बाद यह कहा कि वहां भारतीय बाजार को लेकर वो उत्साहित है। फोर्ब्स ने भारत के 100 सबसे अमीर शख्सियतों की सूची जारी कर दी है। लिस्ट के मुताबिक भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की कुल संपत्ति $25 अरब के उछाल के साथ $800 अरब तक पहुंच गई है। फोर्ब्स के इस सूची में गौतम अदानी शीर्ष पर हैं, जबकि मुकेश अंबानी को दूसरा स्थान मिला है। चीन सरकार की तरफ से लागू पाबंदियों के खिलाफ देश के विभिन्न शहरों में विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी मंगलवार को बीजिंग, शंघाई और अन्य प्रमुख शहरों में पुलिसकर्मियों की भारी तैनाती के चलते शांत रहे। चीन में लागू पाबंदियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन में प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्वक अपनी बात रखने का समर्थन किया। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन कानून के शासन वाला देश है और चीनी नागरिकों के सभी अधिकार और स्वतंत्रता सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें कानून के ढांचे के भीतर प्रयोग किया जाना चाहिए। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में नाटो के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक में नाटो प्रमुख ने
सदस्य देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि रूस ठंड के मौसम को युद्ध के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। नाटो प्रमुख ने कहा कि नाटो सहयोगी यूक्रेन के बुनियादी ढांचे की मरम्मत में मदद करने और रूसी मिसाइल हमलों के खिलाफ वायु रक्षा प्रणाली प्रदान करने के लिए और अधिक प्रयास करेंगे। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन पर यूक्रेन को झुकाने के लिए उसे जमा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों पर रूस की भीषण बमबारी पुतिन की मंशा को जाहिर करते हैं। रूस के हमलों में अधिकांश पावर संयंत्र नष्ट हो चुके हैं। देश की 50% आबादी को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। दक्षिण कोरिया में पिछले 6 दिनों से जारी ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से निपटने के लिए सरकार ने हड़ताल को तोड़ने वाले कड़े कानून को लागू करने का फैसला किया है। राष्ट्रपति यून सुक गोल की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस आदेश को मंजूरी दी गई। सोमवार को हड़ताली ट्रक ड्राइवरों के साथ हुई बातचीत के विफल रहने के बाद यह कदम उठाया गया है। जर्मनी और कतर दोनों देशों के बीच कतर की तरलीकृत प्राकृतिक गैस की खरीद और बिक्री से संबंधित 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कतर एनर्जी और कोनोकोफ्लिप्स के बीच कम से कम 15 साल की अवधि के निर्यात के लिए 2 बिक्री और खरीद समझौता पर करार हुआ। जर्मनी को 2026 से कतर से LNG मिलनी शुरू हो जाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव ज्वालामुखी हवाई का मोना ज्वालामुखी फट गया है। इस ज्वालामुखी के फटने के साथ ही आसमान लाल हो गया है। USGS के बयान के मुताबिक मौना लोआ के शिखर से विस्फोट रविवार रात लगभग 11:30 बजे शुरू हुआ। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मून मिशन ने पृथ्वी से 2,70,000 मील की दूरी तय करके नया इतिहास रच दिया है। इसने अपोलो 13 के 2,40,000 मील की दूरी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 5 बार के चैंपियन ब्राजील ने लगातार दूसरी जीत के साथ फीफा विश्व कप के नॉकआउट दौर में स्थान बना लिया है। ब्राजील ने स्विट्जरलैंड को 1-0 से हराने में सफलता पाई। पुर्तगाल ने भी शानदार जीत के साथ विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बना ली है। सोमवार देर रात खेले गए मुकाबले में पुर्तगाल ने ब्रूनो फर्नांडिस के 2 गोल की मदद से उरुग्वे को 2-0 से हरा दिया। फीफा विश्व कप में एक और चौंकाने वाला नतीजा देखने को मिला है। ग्रुप H में घाना ने दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा है। देर रात 2 कट्टर प्रतिद्वंदी इंग्लैंड और वेल्स की टीमें अपने अंतिम ग्रुप मैच में आमने सामने होंगी। ग्रुप बी में शीर्ष पर चल रही इंग्लैंड की नजर भी अंतिम 16 पर होगी। ग्रुप बी में ही ईरान और अमेरिका भी एक दूसरे से भिड़ते दिखाई देंगी। नॉकआउट दौर में पहुंचने के लिए दोनों टीमों को हर हाल में यह मुकाबला जीतना होगा। महान फुटबॉलर वायन रूनी और लुइस फिगो ने कहा है कि ब्राजील, अर्जेंटीना, बेल्जियम और इंग्लैंड फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमें होंगी। यूरोपीय फुटबॉल के शासी निकाय ने जानकारी दी है कि नीदरलैंड अगले साल पहली बार यूएफा नेशंस लीग फाइनल की मेजबानी करेगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय मुकाबला कल खेला जाएगा। सीरीज में 0-1 से पीछे चल रही टीम इंडिया का इरादा इस मैच को जीतकर सीरीज बराबर करने का होगा। महान भारतीय एथलीट पीटी उषा को सोमवार को भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया। भारत में अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए अफगानिस्तान की टीम ने क्वालिफाई कर लिया है। श्रीलंका के खिलाफ दूसरा वनडे मैच बारिश के कारण रद्द होने से अफगानिस्तान को 5 अंक मिले, जिसमें वो क्वालिफाई करने में सफल हो गए। स्टार भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने मंगलवार को जारी नवीनतम BWF विश्व रैंकिंग में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 6ठी रैंकिंग हासिल करते हुए 6ठा स्थान हासिल कर लिया है। उन्नति हुडा 29 नवंबर से 4 दिसंबर तक थाईलैंड में होने वाली एशिया अंडर 15 और अंडर 17 जूनियर चैंपियनशिप में 36 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई करेंगी। ओडिशा ओपन चैंपियन उन्नति अंडर 17 महिला एकल में चुनौती पेश करेंगी। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत P. वासु द्वारा निर्देशित फिल्म चंद्रमुखी के सीक्वल में नजर आने वाली हैं। इस सीक्वल में एक्ट्रेस तमिल अभिनेता राघव लॉरेंस के साथ मुख्य भूमिका में दिखाई देंगी। फिल्म 1.5 लाख का दूल्हा का फर्स्ट लुक आउट जारी कर दिया गया है। ये फिल्म कॉमेडी के साथ एक मैसेज भी देगी। तापसी पन्नू की एक और थ्रिलर फिल्म ब्लर का ट्रेलर आउट हो गया है। फिल्म में तापसी एक बार फिर किसी मिस्ट्री को सॉल्व करने की जद्दोजहद से जूझती नजर आ रही हैं। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा रूस में धमाल मचाने के लिए तैयार है। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा का रूसी भाषा में ट्रेलर लॉन्च किया गया है। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के रियलिटी शो प्रोमो रिलीज हो चुका है। इस शो में मलाइका अरोड़ा आए हुए अतिथियों से बातचीत करते हुए दिखाई देंगी। बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर रुखसाना कौसर के रियली लाइफ किरदार में नजर आएंगी। बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन ने घर जलसा में मधुशाला किताब डिजाइन की बेंच लगाई है। अमिताभ बच्चन ने कहा कि पोलैंड में बनाई गई थी।
नेटफ्लिक्स की फेमस सीरीज स्क्विड गेम के एक्टर ओ योंग सू पर यौन शोषण का आरोप लगा है। 78 साल के योन सू के खिलाफ एक महिला ने गलत तरीके से छूने का मामला दर्ज कराया है। तो इसके साथ ही एक्सप्रेस में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति।